हम लोग 2 घंटे की ट्रैवल करके एक साउंड हीलर के पास जाते थे। तो वो साउंड हीलिंग देता था तो दिव्यांशा एकदम रिलैक्स करती थी, उसके बाद एकदम से उसका पेन कम हो जाता था, काफ़ी दिन तक कम रहता था। तो हमने वही उसको जो थेरेपी थी जो कि नॉन इन्वेसिव है, उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो देना शुरू किया। कोई भी एक स्वस्थ इंसान भी हीलिंग ले सकता है। तो वो हीलिंग लेने के लिए आता है तो वहां पर मतलब क्या उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, दैट इज वन। व्हाई एनी लाइक कंप्लीटली नॉर्मल पर्सन जो उसको कोई किसी भी तरीके का रोग नहीं है वो क्यों आएगा किसी भी हीलिंग सेंटर के ऊपर, दैट इज वन। टू, क्या इसके डूज एंड डोंट्स क्या है? डूज़ डोंट्स तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन 2 कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं जिनको साउंड हीलिंग नहीं लेनी चाहिए, या हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री में लेते हैं। तो फर्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज़ अ पेसमेकर। ओके। तो जिन लोगों को पेसमेकर लगा हुआ है उनको साउंड हीलिंग नहीं लेनी चाहिए। दूसरा जो है डायरेक्ट फुट के ऊपर और बॉडी के ऊपर या वेरी क्लोज जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनको नहीं लेना चाहिए। मंदिर में जो घंटी लगी होती है उसका उसका क्या लगाने का रीजन यही था कि जो भी सबसे मंदिर में रहे वो वहां पर किसी ना किसी तरीके से हील होकर जाए? डॉक्टर संदीप, वेलकम ऑन द शो। थैंक यू पवन जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच फॉर joining us, giving us a time. My first question to you is, ये साउंड हीलिंग है ही क्या चीज, दैट बिकॉज हम काफी सारी हीलिंग्स के बारे में आज की डेट में सुनते हैं, बट ये जो साउंड हीलिंग है ये अपने आप में बहुत न्यू टर्म है फॉर मी एटलीस्ट। सो व्हाट इज दिस साउंड हीलिंग एग्जैक्टली, कैसे काम करता है उसके बारे में प्लीज अगर आप कुछ बताएं। सुपर्ब। तो पवन जी का आपने जो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है साउंड हीलिंग का वही पूछा है। साउंड हीलिंग होती क्या है? तो साउंड हीलिंग को हम 2 में डिवाइड कर लेते हैं। फर्स्ट इज साउंड, दो सेकंड इज द हीलिंग। So people think that sound healing is only and only with some instruments, with the some gongs, like I am having these. मेरे पास ये singing balls हैं, gongs होते हैं बहुत बड़े बड़े इस तरह से, और ट्यूनिंग फॉक्स होते हैं और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। इवन हमारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो भी एक तरह से साउंड हीलिंग का काम कर सकते हैं। बेसिकली हमें 2 शब्दों को समझना पड़ेगा, साउंड एंड वाइब्रेशन। साउंड का मतलब है कोई भी ध्वनि, कोई भी आवाज़ जो हमारे मेंटल, फिज़िकल, इमोशनल और स्पिरिचुअल हीलिंग करती है। वैसे ही जैसे साउंड अभी हम बात कर रहे हैं, तो ये भी एक शब्द है, ये भी एक साउंड है। तो कोई सुनता है, किसी को अच्छा लगता है, या वो भी एक तरह की हीलिंग हो जाती है। जैसे कि ओम की ध्वनि है, ओम की साउंड है, वो भी एक तरह का एक हीलिंग प्रॉपर्टीज़ है उसके साथ में, उसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है। तो बहुत सारी रिसर्च ये भी बोलती है, जो यूनिवर्स का जो साउंड है, इट मैचेस द वाइब्रेशन ऑफ द ओम। तो जो हम लोग आज बात करने वाले हैं, जैसे हम लोग सिंगिंग बॉल के साथ में ट्रेनिंग करते हैं, इनको जो हैंडमेड सिंगिंग तिब्बतन थेरेप्यूटिक बॉल बोला जाता है। तो इनके साथ में मेडिटेशन और हीलिंग की जाती है। तो इनका मिसनॉमर जो है, जहाँ हम बोल सकते हैं इनको साउंड हीलिंग के नाम से जाना जाता है, लेकिन अगर राइट वे में इसका शब्द होगा तो वो शब्द होना चाहिए साउंड एंड वाइब्रेशनल हीलिंग। बिकॉज जो लोग डेफ है वो तो साउंड को सुन नहीं पाते हैं, तो उनके लिए तो कैसे साउंड हीलिंग काम करेगी। बट हमने अपने क्लाइंट्स में देखा है जो डेफ थे, उनको हमने जब हीलिंग दी फॉर डिफरेंट रीजंस, किसी को डिप्रेशन था, किसी को डायबिटीज थी, किसी को हाइपरटेंशन था, जहाँ किसी को कैंसर था, तो उनमें भी इस थेरेपी ने काम किया। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशंस काम करती हैं। वाइब्रेशन का अपनी एक हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो हीलिंग का मतलब क्या है? हीलिंग का मतलब है व्हेन सम वाइब्रेशंस आर चेंज्ड, व्हेन देयर इज समथिंग इज नॉट वर्किंग इन द नेचुरल रिदम, उसको हम नेचुरल रिदम में कन्वर्ट कर दें, दैट इज नोन एज हीलिंग। तो हीलिंग का सिंपल चीज़ हम एग्जांपल लें, जैसे मैं एक डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, और डायबिटीज़ का कारण क्या है? आपकी टाइप 2 डायबिटीज़ में जो सेल की होती है इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, इंसुलिन सेल के अंदर जाती नहीं है, और वही इंसुलिन अगर सेल रेजिस्टेंस जो है, इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो खत्म हो जाए तो वो हीलिंग होगी डायबिटीज़ के लिए। तो इसी तरह से ये जो वाइब्रेशन मेडिसिन है, साउंड हीलिंग है, वो काम कैसे करती है, ये क्वेश्चन आता है। हीलिंग इसका इतना प्रचार क्यों हो रहा है, इतने लोग इसके फ़ैन क्यों हो रहे हैं? उसका एक रीज़न है, क्योंकि इसके रिज़ल्ट्स हैं, ये बहुत इंस्टेंट है और बहुत ही अमेज़िंग है, ये बहुत ही रिलैक्सिंग है। स्पेशली हमने डिप्रेशन, एंग्ज़ायटी, स्ट्रेस के जो पेशेंट्स होते हैं, उनमें तो 1-2 सेशन में उनके बहुत ही मैजिकल रिज़ल्ट्स देखे हैं।
अब काम कैसे करती है, इसकी साइंस को जब तक नहीं समझा जाएगा तब तक हम चीज़ों को ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वी ऑल नीड अ रीज़न फॉर समथिंग। ये होता क्यों है, कैसे होता है, ऐसे कैसे हो जाता है। जैसे कोई मेडिसिन है, उसकी अपनी साइंस होती है, रिसर्च होती है, वैसे भी हम इसको साउंड मेडिटेशन या वाइब्रेशन मेडिसिन का नाम देते हैं। मैंने एमबीबीएस किया हुआ है, डायबिटोलॉजिस्ट हूँ, तो मैं हर चीज़ को साइंटिफिकली देखता हूँ। हमारे जो अ, ग्रंथ हैं, हमारे जो अ, आयुर्वेद है वो बताता है हमारे 5 कोशा होते हैं। 5 कोशा में नहीं जाते हम लोग, 2 कोशा के बारे में बात करते हैं। एक हमारी एनर्जी बॉडी होती है, एक हमारा ये फिज़िकल बॉडी होती है, स्थूल शरीर होता है। जो भी कोई डिज़ीज़ है, वो पहले हमारी बॉडी में नहीं आती है, पहले हमारे वो वाइब्रेशनल बीइंग में, या जो एनर्जी बीइंग है, जो हमारा ऑरा है, पहले उसके अंदर आती है। इसको अगर समझा जाए तो इसको हम इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि किसी को डायबिटीज़ होने वाली है, डायबिटीज़ किसी भी इंसान को, या हाइपरटेंशन या कैंसर, ऐसा नहीं होता उसको 2 महीने में, 3 महीने में, 1 साल में हो गया। इट टेक्स एट लीस्ट 5 इयर्स टू 10 इयर्स। तो जब तक वो चीज़ 3 पे रहेगी, तो बॉडी उसको इक्विलिब्रियम करती है। ये जो बॉडी बनी हुई है, ये परमात्मा ने, गॉड ने, अल्लाह ने, वाहिगुरु ने, और जो भी एनर्जी का नाम हम लोग देते हैं, उसने बहुत ही अमेजिंग मशीनरी बनाई है। हमारी बॉडी में कुछ भी होता है, उसको वो इक्विलिब्रियम करके उसको ठीक करने की कोशिश करता है। फिर जब हम उसको ध्यान नहीं देते हैं, 4 पे जाता है, 5 पे जाता है, लेकिन जैसे ही वो 10 पे आता है, मान लेते हैं इमेजिनरी स्केल है, तो वो डिजीज़ मैनिफेस्ट होती है। मैनिफेस्ट मतलब मान लो डायबिटीज़ है, तो डायबिटीज़ मैनिफेस्ट कैसे होगी, हमारा जो HbA1c है, या हमारा फास्टिंग ब्लड शुगर है, वो चेंज आ जाएगा। तब डॉक्टर बोलते हैं, या हम बोलते हैं, लैब टेस्ट बोलते हैं, इस बंदे को डायबिटीज़ हो गया। नो माय डियर, उस समय डायबिटीज़ नहीं हुई है, डायबिटीज़ तो आपको बहुत पहले थे, उसके सिम्पटम अभी आने शुरू हुए हैं। तो ये जो वाइब्रेशंस हैं, वो हमारी जो एनर्जी बॉडी है, उसको हील करती है। आप एनर्जी बॉडी को इस तरह समझ लीजिए, जैसे मेरे यहाँ पे लेफ्ट साइड में हार्ट है, वैसे एनर्जी बॉडी में एक हार्ट है। तो उसका साइज़ छोटा-बड़ा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द वाइब्रेशंस, लेकिन उसका साइज़, शेप, एवरीथिंग इज़ सेम। लिवर का वैसे ही है, वैसे किडनीज़ का, सब चीज़ का है। जब वो ऑर्गन्स की वाइब्रेशंस चेंज हो जाती हैं, तो हमें डिज़ीज़ हो जाती है। जैसे कि हम लोग अपने 10th में एक्सपेरिमेंट करते होते हैं ट्यूनिंग फॉर्क के साथ में। हम ट्यूनिंग फॉर्क को, जैसे 100 हर्ट्ज़ का है, उसको हिट किया, उसके सामने दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क को हिट नहीं किया, पास लेके आए, वो भी 100 हर्ट्ज़ पे वाइब्रेट कर लिया जाता था। तो वैसे ही अगर हम वाइब्रेशन को, एनर्जी को विद इंटेंशंस बॉडी के अंदर, एनर्जी बॉडी के अंदर सेंड करते हैं, तो जो सेल्स होते हैं, वो भी राइट वाइब्रेशन के साथ वाइब्रेट करने लग जाते हैं, और हमारी हीलिंग स्टार्ट हो जाती है। सो प्रोसेस तो ऑफ कोर्स आपने समझाया डॉक्टर संदीप, बट मैं स्टिल बोलूँगा कि अगर मेरे को मान के चलिए कोई इस वक़्त बीमारी है या नहीं है, क्या उसके बारे के अंदर पहला तो पता कैसे लगा रहे हैं? क्योंकि आपने बोला कि ऑन द स्केल ऑफ 1 टू 10 व्हिच इज़ अ इमेजिनरी स्केल एनीवेज़, उसके ऊपर हमारी बीमारी एकदम से शुरू नहीं होती है। वो धीरे-धीरे आकर के हमें वो सिम्पटम्स दिखना शुरू हो जाते हैं, मे बी आफ्टर 10। सो वाइब्रेशन से किस तरीके से हमारी बॉडी पे काम कर रही हैं, मे बी विद सम एग्जांपल इफ यू कैन टेल अस, बिकॉज़ मुझे ये स्टिल मैं ये बोलूँगा कि शायद मुझे समझ नहीं आया, मे बी आई डू नॉट हैव दैट अंडरस्टैंडिंग स्टिल। तो ये एग्जैक्टली किसी पेशेंट के ऊपर किस तरीके से काम करता है, मे बी विद सम एग्जांपल, लाइक आई एम श्योर आपने बहुत सारे पेशेंट्स को ट्रीट किया होगा, तो किस तरीके से एग्जैक्टली ये वाइब्रेशंस काम करते हैं और किसी को हील करते हैं, एंड देन उसमें टाइम भी कितना लगता है, ये भी एक चीज है जो मैं जानना चाहूंगा। एंड राइट। अपार्ट फ्रॉम दिस ऑफ कोर्स आई हैव मेनी अदर क्वेश्चंस, आई डू नॉट नो वेयर टू स्टॉप माई सेल्फ, बट मैं ये भी जानना चाहूंगा साथ ही साथ में कि क्या जिस भी इंसान को, जिस भी एक पेशेंट को ये वाइब्रेशन हीलिंग दी जा रही है, साउंड हीलिंग दी जा रही है, क्या वो सिर्फ इसी की मदद से ही पूरी तरीके से क्योर हो जाता है, या वो अपनी मेडिसिन तो कंटिन्यू कर रहा है बट इट्स जस्ट दैट कि वो उसने एडिशनल और अल्टरनेटिव वे ऑफ हीलिंग एक तरीके से कह सकते हैं जिसको अपना लिया है? अमेजिंग, आपने बहुत सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। आई विल ट्राई टू रिमेंबर ऑल एंड गिव द आंसर सो यू नहीं नहीं, कैन आस्क अदरवाइज मी। मैं आपको रिमेंड कराता रहूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। राइट, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं बताता हूँ पेशेंट के अंदर किस तरह से, पहले तो हम ये वर्ड है ना, जो पेशेंट है, वो यूज नहीं करते हैं। इवन द हेल्दी ओके। पर्सन कैन टेक। सो या कोई भी इंसान है जो हेल्दी है, वो अपनी एस्टीम को, सेल्फ एस्टीम को, अपने एनर्जी को अप करने के लिए, अपनी वाइब्रेशन को अप करने के लिए, कोई भी इंसान यूज कर सकता है। तो हम लोग इस विधि के अंदर, वैसे मैं डॉक्टर हूँ, हम लोग पेशेंट बोलते हैं, तो हम क्लाइंट बोलते हैं, तो वर्ड हम यूज करते हैं। तो हील ओके। कैसे करता है, एक दो एग्जांपल के साथ आपको समझाना चाहता हूँ, बड़ी अमेजिंग है। साउंड हीलिंग को हम लोग क्वांटम हीलिंग ही बोलते हैं। क्वांटम हीलिंग का मतलब क्या, आजकल जो क्वांटम
वर्ड है वो बज़ में है, हर चीज़ में। जैसे कि अंग्रेज़ों ने हल्दी को क्वांटम मेडिसिन का नाम दे दिया। ये क्वांटम मेडिसिन है, कोरोना के बाद उन्होंने जाना। इंडियंस तो बहुत सालों से जानते थे। तो क्वांटम का मतलब है, क्वांटम मेडिसिन का मतलब उन्होंने कैसे निकाला है दैट आपने हल्दी ली, तो हल्दी डिसाइड करेगी कहाँ पर आपको हीलिंग चाहिए, किस जगह पे चाहिए, वो अपने वहाँ पे जाके एक्ट करेगी। सो इट इज़ ए क्वांटम मेडिसिन। सिमिलर वे साउंड को हम भी क्वांटम हीलिंग बोलते हैं। तो उसकी एक एग्जांपल देता हूँ, साउंड नोज़ कहाँ पे जाके कैसे काम करना है, किस जगह हीलिंग करनी है, कौन से कोशा में हीलिंग करनी है। तो मैं पहली एग्जांपल देता हूँ हमारे एक पेशेंट की, जिसको वैशाली जी हील कर रहे थे। वो लेडी थी, शी वाज़ आई थिंक इन हर 40s। तो वो बेसिकली जो हीलिंग लेने आई थी, उसका स्ट्रेस था और उसको डिप्रेशन था साथ में। तो डिप्रेशन की कुछ मेडिसिन भी वो ले रही थी, लेकिन उसको चाहिए था अभी, मेडिसिन इतना काम नहीं कर रही है, तो मुझे हीलिंग चाहिए। तो उनको हमने हीलिंग देनी शुरू की। तो जैसे ही हीलिंग को 10 मिनट हुए, तो शी हैड अ सीवियर पेन इन हर एब्डोमेन। तो वो एब्डोमेन पेन के लिए नहीं आई थी। तो जैसा कि हमने अपने स्टूडेंट को भी सिखाते हैं कि समटाइम देयर इज अ रिलीज, समथिंग इज इमोशनल रिलीज। तो बहुत कुछ ऐसा होता है, बट द that release, that pain was so severe, we had to stop that healing session in between. वो सेशन हमने वहीं पे रोक दिया और हमने बोला ठीक है, आप 2-3 दिन के बाद आइएगा तो हम नेक्स्ट सेशन करेंगे। तो नेक्स्ट सेशन में फिर से हीलिंग स्टार्ट की। अगेन सेम थिंग हैपेंड। शी हैड a severe pain in her abdomen. We were not giving the healing for abdomen, and we were रियल में हम लोग जो थे हीलिंग दे रहे थे, वो ब्रेन एंट्रेनमेंट दे रहे थे, मेनली इन द अपर बॉडी और द ब्रेन पार्ट। लेकिन शी वाज हैविंग पेन इन हर एब्डोमेन। तो वी टोल्ड हर टू शो हर टू हर डॉक्टर, गायनिक को और सर्जन को या किसी को, एटलीस्ट वो अपना अल्ट्रासाउंड कराए। तो वो लेडी जो थी 1.5 महीने के बाद हमारे पास आई। जब 1.5 महीने के बाद वापस आई तो उसने बोला, मैं डॉक्टर के पास गई थी, उसने अल्ट्रासाउंड किया, उसने बोला मेरे को यूट्राइन कैंसर था एंड इट वाज इन वेरी इनिशियल स्टेज। नो वन कैन एक्सपीरियंस दैट, नो वन कैन, जब उसकी स्टेज 2 या होती है या उससे बढ़ जाता है, तभी वो चीज़ को सिम्पटम्स आने शुरू होते हैं। तो साउंड ने वहाँ देखा, उसको हीलिंग चाहिए थी उस जगह को, उस जगह पे उसने साउंड ने अपने आप हीलिंग देते हुए उसकी वाइब्रेशन को चेंज किया और शी वाज़ हैविंग पेन। तो इससे आपको एक और क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि क्या जब रिलीज़ होता है हमेशा पेन ही होता है? या ये पेन है वो रिलीज़ का सिम्पटम है? यस, ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप हीलिंग दे रहे हैं या हीलिंग प्रोसेस किसी ऑर्गन में हो रहा है, हमेशा पेन ही हो। इट कैन बी इन अदर फॉर्म आल्सो। इट कैन बी change in the secretions, change in the sweat, change in the taste of mouth when you are giving the healing process. And yes, पेन कोई ज़रूरी नहीं है, पेन हर किसी को होता है। और दूसरी एग्जांपल मैं देना चाहता हूँ, वन ऑफ दैट इज़ अ मेजर एग्जांपल। अब उसकी साइंस को अगर समझना शुरू कर देंगे हम लोग, तो बहुत डीप में बहुत टाइम में लग जाएगा। मैं इसलिए पेशेंट की एग्जांपल्स दे रहा हूँ सो दैट वी ऑल कैन अंडरस्टैंड कि किस तरह से साउंड जो है वो क्वांटम हीलिंग का काम करती है। एक पेशेंट था और क्लाइंट था हमारा। तो एक्चुअली वो, उसकी वाइफ उनको लेके आई थी और हम लोग ये बोलते हैं जब तक जो क्लाइंट है वो विलिंग नहीं है, तब तक हीलिंग का प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट नहीं होता है। बहुत जगह पे ऐसा बोला जाता है, लेकिन साउंड एक ऐसी विधि है, सिर्फ आदमी उस जगह पे आ जाए तो चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वाइब्रेशंस आर देयर, एनर्जी इज देयर, इंटेंशंस आर देयर। तो वो बेसिकली ही वाज ए क्रॉनिक ड्रिंकर, वो हर रोज पीते थे, बहुत सिगरेट पीते थे। अ, उस चीज़ के लिए आए थे। वो तो जब उनकी कन्वर्सेशन की, हम इनिशियल में उनकी हिस्ट्री लेते हैं, क्या हुआ, क्यों लेते हो? बोले, "सर मैं दारू पिए बिना सो ही नहीं सकता हूँ। मेरे को नींद ही नहीं आती है, ये मैं पिछले 15 साल से पी रहा हूँ। पीने के लिए नहीं पीता हूँ, सोने के लिए पीता हूँ। अगर मैं नहीं पीऊँगा तो नींद नहीं आएगी, पॉसिबिलिटी नहीं है।" तो हमने बोला कोई बात नहीं, साउंड लिंक देते हैं। एंड ही आस्क्ड क्या गारंटी है कि मैं ठीक हो जाऊँगा? मैंने बोला गारंटी कुछ नहीं है, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं है। वी आर जस्ट ट्राइंग दैट साउंड हेल्प यू, आपकी जो स्ट्रेस है उसको कम करे, आपको शांत करे, आपकी जो एनर्जी है, वाइब्रेशन है उसको बढ़ाए। लेकिन फ्यू थिंग्स आर इन योर हैंड, यू हैव टू आल्सो वर्क। तो हमने उसको हीलिंग सेशन दिया एंड हमने जैसे हीलिंग सेशन स्टार्ट किया, ही वाज़ स्नोरिंग। तो वो जो क्लाइंट था उठा, तो हमने बोला आपने बहुत अच्छा रिलैक्स किया, यू आर स्नोरिंग। नो सर, मेरे को सब कुछ पता है आप क्या कर रहे हैं, यहाँ आप बजा रहे थे, यहाँ जा रहे थे, वो जा रहे थे। तो वी डिडंट सेड एनीथिंग। मैंने बोला कोई बात नहीं है। तो नेक्स्ट सेशन में जब वो आए तो हमने बोला कैसा रहा? बोला ठीक रहा, रिलैक्स रहा, शांत रहा, गुस्सा नहीं आया ज़्यादा मुझे। और बट
ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं है, 3-4 सिगरेट कम हो गई है, जब मैं सोचूँ भी ऐसा कुछ है, बट मुझे अच्छा फ़ील हुआ, तो आई आई जस्ट वांट टू एक्सपीरियंस इट अगेन। तो हमने बोला विद योर परमिशन हम आपका जो वीडियो बना सकते हैं क्या? ताकि जो कुछ सिम्पटम्स आते हैं, कुछ साइन्स आते हैं या कुछ और चीज़ें उसको हम रिकॉर्ड कर सकें और आपको बता सकें। तो बोले यस। तो सिमिलर थिंग हैपेंड जैसे ही हमने साउंड हीलिंग स्टार्ट किया, तो वो जो क्लाइंट था वो सो गया, स्नोर कर रहा था, रिलैक्स कर रहा था। क्योंकि डीप हीलिंग जो होती है वो अल्फा स्टेट में होती है और जो बाउल्स हैं बहुत जल्दी किसी को भी अल्फा स्टेट में ले जाते हैं। अल्फा स्टेट का मतलब क्या होता है, जो ब्रेन की जो वेव्स हैं हमारे, ऐसा मान लीजिए बहुत तेज़ चलती है तो बीटा वेव्स होती है, 12 से 30 तक ये बहुत फास्ट वेव्स होती हैं। अगर 12 से कम है तो बहुत रिलैक्सिंग होती है बॉडी, उसमें हमारा पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम होता है वो बहुत एक्टिव होता है, उस समय बॉडी की रियल हीलिंग स्टार्ट होती है। तो जैसे ही हमने वो स्टार्ट किया सिंगिंग बॉल प्ले करना, तो स्नोर करना शुरू कर दिया उन्होंने। जब उठे तो हमने बोला अच्छा कैसा लगा? बोले अच्छा लगा, बहुत रिलैक्स हुआ, बहुत अच्छा लगा। लेकिन मेरे को रिलैक्सेशन नींद नहीं आई। हमने उनको वीडियो दिखाया, वो स्नोरिंग की आवाज़ थी, खर्राटे मार रहे थे एंड ही वाज़ अमेज़्ड। तो उस उनको हमने 4-5 सेशन दिए, अचानक वो हमारे पास जब 10-15 दिन के बाद आए, बोले सर मेरे को 10 दिन हो गया, हमने बिल्कुल भी ड्रिंक नहीं किया है। हमने बोला कमाल है, ऐसा तो बहुत अच्छी बात है। तो बोले ऐसे ही मेरा मन किया मैं उज्जैन चला जाऊँ और मैं महाकाल के पास गया और वहाँ पे जाके प्रॉमिस कर दिया उनको भी आगे से नहीं लूँगा और मेरे को बड़ा अच्छा फ़ील हो रहा है। तो चीज़ें जो होती हैं इस तरह से काम करती हैं, किस तरह से साउंड हीलिंग में जैसे मैं बोला क्वांटम हीलिंग है, जैसे मैंने ट्यूनिंग फोक का नाम नाम दिया, किस तरह से हमारी वाइब्रेशंस हैं, बॉडी के सेल्स को भी सेम वाइब्रेशन में करके उसको हीलिंग करनी शुरू कर देती है। एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि कैंसर सेल्स है। कैंसर क्या है? कैंसर इज जस्ट चेंज इन द वाइब्रेशन ऑफ द सेल्स। उनकी वाइब्रेशन चेंज हो गया, एनर्जी चेंज हो गई है। तो एनर्जी चेंज होने से सेल पे या बॉडी पे इतना असर क्यों पड़ता है? सभी लोग हम जानते हैं साइंस के बारे में, अगर साइंटिफिक समझे हम लोग, तो हमारी बॉडी में जो है ऑर्गन की बनी हुई है, टिश्यूज़ की बनी है। टिश्यूज़ है वो सेल्स के बने हुए हैं और जो सेल्स हैं वो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन के बने हुए हैं। और जो मास सिस्टम है, जो न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन है, दैट आर जस्ट 0.0001% एंड 99.999% जो है वो एम्प्टी स्पेस है। वो एम्प्टी स्पेस क्या है? दैट इज़ एनर्जी, दैट इज़ वाइब्रेशन। वो जो वाइब्रेशन चेंज हो जाती है सेल की, तो उसकी जो प्रोटीन्स चेंज होनी शुरू हो जाती है, जो उसकी जो नेचर है वो चेंज होनी शुरू हो जाती है, तो वो एक कैंसर का रूप ले लेती है। अगर वही वाइब्रेशन हम पास में पॉजिटिव जो उस ऑर्गन से मैच करती है, वाइब्रेशन राइट वाइब्रेशन है, वो उस ऑर्गन के पास प्ले करे ट्यूनिक फोक के साथ में, तो वो भी राइट वाइब्रेशन में मूव करना शुरू कर देते हैं और हीलिंग होनी स्टार्ट हो जाती है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका पवन जी, वो ये था, क्या ये एनफ है साउंड हीलिंग? बाकी सब जो मेडिसिन है बंद कर देनी चाहिए या बाकी कुछ और नहीं लेना चाहिए? नहीं, मैं एक मेडिसिन का डॉक्टर हूँ। मैं साउंड हीलिंग को बहुत अच्छी तरह से, इसको मैं एक डिवाइन हीलिंग मानता हूँ। हमें सब चीज़ों को होलिस्टिकली देखना चाहिए। हम किसी भी चीज़ को डिवाइड करके नहीं देख सकते। अगर मेडिसिन में बोले भी मेडिसिन ठीक कर देगी, नो। ये चीज़ ठीक कर देगी, नहीं। हमें होलिस्टिकली एक क्लाइंट को फिज़िकली, मेंटली, स्पिरिचुअली हील करना होता है। मोस्ट ऑफ डिजीज़ेज़ जो हैं वो साइकोसोमैटिक होती हैं। साइकोसोमैटिक मतलब हमारे थॉट के साथ, इमोशंस से जुड़ी होती हैं। वो डिजीज़ेज़ जब इमोशन और थॉट के साथ में वो बॉडी में ट्रांसमिट होती है एनर्जी के साथ में। सिर्फ बॉडी को मेडिसिन के ठीक ठीक कर सकते हैं, नहीं। इमोशन को भी ठीक करना पड़ेगा, माइंड को भी ठीक करना पड़ेगा। जो हमारी स्पिरिट है उसको भी ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें खाना क्या खाना पड़ेगा वो बहुत ज़रूरी है। हमें किस तरह के विचार रखने पड़ेंगे, किस तरह के हमारे इमोशंस होने, उसके ऊपर भी काम करना पड़ेगा। अगर कोई इंसान है वो साउंड हीलिंग लेके गया, एकदम से उसकी वाइब्रेशन अप हो गई है, ही इज़ फीलिंग गुड, अगेन ही इज़ गोइंग टू सेम एनवायरनमेंट, सेम जो एनर्जी है, तो वो आदमी कुछ समय बाद सेम एनर्जी में चला जाएगा। तो आपको होलिस्टिकली उसके ऊपर काउंसलिंग भी करनी पड़ेगी, उसको फूड के बारे में बोलना पड़ेगा, उसको ये बोलना पड़ेगा अपनी जो वाइब्रेशन है घर पे कैसे आपको मैनेज करनी है, किस तरह से आप घर में कैसे-कैसे एक्टिविटीज़ साउंड हीलिंग खुद कर सकते हैं। तो वो सब चीज़ें बतानी पड़ेंगी। तो नथिंग इज़, हम अकेले हैं तो क्या हुआ? ऐसा नहीं है। सभी लोग हैं तो सब कुछ है, इसलिए सब चीज़ें इकट्ठी काम करती है। सो होप पवन जी, मैंने जो आपने क्वेश्चन पूछे थे अपने उसमें मैंने काफ़ी आंसर कर दिए, कोई रह गया तो बता दीजिए। नहीं, नहीं, यू हैव आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस फॉर श्योर, बट इसी से रिलेटेड मेरे और क्वेश्चंस भी हैं। जैसे आपने बोला कि हर इंसान के ऊपर जब भी आपके पास में कोई क्लाइंट आता है, तो आप उसके लिए अलग-अलग साउंड हीलिंग के जो भी टूल्स हैं, उनको आप यूज़ करते हैं। सो
और किसकी फ्रीक्वेंसी किस वाइब्रेशन से मैच करेगी जा करके, वो आपको तब तक नहीं पता चलता जब तक वो एक्चुअली के अंदर किसी ना किसी सिम्टम्स के रूप में या किसी भी तरीके से उभर कर सामने ना आ जाए। जैसे उस लेडी के केस के अंदर आपने बोला कि जब आप लोग उसको साउंड हीलिंग की वाइब्रेशंस दे रहे थे तो सडनली उसके स्टमक के अंदर कुछ पेन होना शुरू हो गया, एंड देन व्हिच ऑफ कोर्स केम आउट टू बी इनिशियल स्टेज ऑफ कैंसर। बट हम अगर यहाँ पर देखें, क्या वो हर टूल जो भी आप यूज कर रहे हैं वो हर किसी इंसान पे काम करता है, या स्पेसिफिक टूल्स स्पेसिफिक लोगों के ऊपर काम करते हैं? एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है, दैट इज वन। अनदर क्वेश्चन मेरा ये भी है कि क्योंकि आप जब साउंड हीलिंग ले रहे हैं तो आप बहुत ही कम समय के लिए ले रहे हैं, लेकिन अगर आप मेडिसिन लेते हैं तो मेडिसिन स्टेज इन योर बॉडी, वो अपना इफेक्ट दिखाती है और उसके बाद में आप जो भी प्रॉब्लम है आपको उसको क्योर कर रही है। बट व्हेन इट कम्स टू साउंड हीलिंग, वो एक सेशन है, लाइक मे बी वो 20 मिनट्स 30 मिनट्स 1 आवर, डिपेंड करता है कितने टाइम का वो सेशन है, और आप फिर बैक टू योर ओन ओरिजिनल लाइफ चले जाते हो। और जब आप वापस जाते हो तो अगेन वहां पर इस तरह की कोई वाइब्रेशंस नहीं है, कोई एनर्जी नहीं है मे बी, और या है तो वो शायद आपकी बॉडी से अगेन मैच कर रही है या नहीं कर रही है, गॉड नोज। क्योंकि हो सकता है कभी आप आपके दिमाग में ना देयर आर मल्टीपल थॉट्स व्हिच कीप गोइंग एंड कीप रनिंग एवरी टाइम। सो कभी नेगेटिव थॉट चल रहा है एंड देन यू बिकम सैड, एंड देन आपने उसी समय पे घर गए, सुनकर तो अच्छा गए थे साउंड हीलिंग की पूरा सेशन लेके गए थे, पर थोड़ी देर के बाद समथिंग हैपेंड इन योर लाइफ, एंड देन आप घर पहुंचते हो और आप वहां पर जाकर के सैड सॉन्ग्स चलाते हो। तो आपकी वो जो प्रॉब्लम है वो उसको कोई ना कोई एग्रीवेट कर देता है, लेकिन क्योंकि वो सैड वाइब्रेशंस जो है वो आपकी बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं जा रही हैं। अगर इफ दिस इज हाउ दिस एंटायर वाइब्रेशन इकोसिस्टम वर्क्स, तो दोनों ही चीजों के बारे में प्लीज मुझे थोड़ा सा बताइए कि एग्जैक्टली ये कैसे काम कर रहा है, क्या अलग अलग टूल्स अलग अलग इंसानों पे काम करते हैं, एंड देन क्योंकि वो सिर्फ हाफ एन आवर 1 आवर का सेशन होता है तो वो सस्टेन कैसे करता है? Let me explain and answer the second question first. ओके। जो साउंड हीलिंग है, हमने कहा अभी 2 घंटे, आधे घंटे का 1 घंटे का सेशन है। सो देर इज समथिंग न्यूज फॉर यू, दैट जो साउंड हीलिंग होती है, जब साउंड देते हैं, दैट स्टेज इन बॉडी फॉर 48 to 72 आवर्स। और ओह कई बार ऐसा अमेजिंग। ये तो कई ये बार ऐसा कैसे रहता है, ये भी बताइएगा प्लीज, मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे। खैर, बट प्लीज कंटिन्यू। जैसे आपकी बॉडी के अंदर फूड रहता है वैसे साउंड भी रहती है। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो साइंटिफिकली प्रूवन है, और एक्सपीरियंस करने में तो हर किसी इंसान को पता चलता है। बेसिकली हमने ये देखा है, जब हम साउंड हीलिंग का सेशन देते हैं, ये साउंड हीलिंग सेशन, कई लोग ना इस चीज़ को, जो रियली ट्रेंड नहीं है, जहाँ जिनको मतलब ये कितना अल्टीमेट, इतना बढ़िया सा इंस्ट्रूमेंट है और इतनी बढ़िया हीलिंग है, इसको सही ढंग से यूज़ किया जाए अगर, या सही ढंग से इसको प्रमोट किया जाए, इसके ऊपर इस समय फॉरेन में तो बहुत रिसर्चें हो चुकी है, बहुत सारा रिसर्चेस हो चुकी है, बहुत सारे रिसर्च पेपर है। आप गूगल करोगे साउंड हीलिंग रिसर्च पेपर्स, आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर, और दीपक चोपड़ा जी तो उनके इंस्टीट्यूट में तो बहुत ज़्यादा हुए हैं उनके, तो वो तो अपने वहाँ पे बहुत यूज़ करते हैं। कैसे अपनी बॉडी में 72 आवर्स रहती है, तो बहुत टाइम लग जाएगा बताने में, क्योंकि ये तो बहुत सिंपल चीज़ है जो हमारे अंदर जा रही है तो काफ़ी समय तक अंदर रहती है। इसके सिम्टम क्या आते हैं, तो हम अपने क्लाइंट की काउंसलिंग करते हैं। भी जब आप घर जाओगे ना, तो देखना अपने इमोशंस को, देखना आप डायरी लिखना, उनको हम काउंसल करके एजुकेट करके भेजते हैं। ये जो साउंड है 48 टू 72 आवर्स आपकी बॉडी में रहती है, किस तरह से काम करती है, उनको सब कुछ बताते हैं। आपको इस तरह के जो इमोशन चेंजेस आ सकते हैं, आपके ड्रीम्स किस तरह आ रहे हैं, उसको आप देखिएगा। सो देयर इज ए शिफ्ट। आप ऐसा नहीं हो साउंड हीलिंग लिए उस समय आप निकले बाहर तो एकदम से आप एंड ओवर थिंग्स, यू आर कैरिंग दोज वाइब्रेशंस विद यू। तो आप जो वाइब्रेशन को साथ में लेके जा रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर है, और जो साउंड है बॉडी से हमारे हेयर्स के थ्रू, नेल्स के थ्रू और पोर्स के थ्रू रिलीज होती है, क्योंकि वो साउंड हमारी बॉडी, साउंड और वाइब्रेशन को हमें देखना चाहिए। जो हमने ली है वो रिलीज भी होते हैं, जो क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट जो है वो रिलीज भी होगा। तो बहुत बार जो चीज़ें हैं, जो हीलिंग है, वो नेक्स्ट डे पर्सन एक्सपीरियंस करता है अपने इमोशंस में, अपनी बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं, या फिर किसी भी जो 5 कोशा है, डज़न्ट मीन भी आपकी फिजिकल बॉडी पहले काम करना शुरू करेगा, या एनर्जी बॉडी भी करेगा। जैसे मैंने शुरू में बोला, वो क्वांटम हीलिंग मैकेनिज्म है। तो साउंड इस तरह से, हम बोले तो ऐसी मेडिसिन जो आजकल है, यस, कुछ 3 घंटे काम करती है, कुछ 1 हफ्ता काम करती है, कुछ 1 महीना काम करती है। वैसे जो साउंड मेडिसिन है वो बॉडी में 48 टू 72 आवर्स रहती है। अब दूसरी बात जो दूसरा क्वेश्चन था जो पहले पूछा गया था, वो था
आप क्लाइंट को देख के डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हो, डिफरेंट वाइब्रेशंस यूज़ करते हो या डिफरेंट टोन्स यूज़ करते हो। तो मोस्टली जो हमारा 90% जो हीलिंग सेशन रहता है, वी यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ सिंगिंग बॉल्स। इस तरह जैसे मेरे पास एक सिंगिंग बॉल पड़ा हुआ है, दिस इज़ काइंड ऑफ हार्ट बाउल। तो हार्ट बाउल की तरह जैसे इसका जो स्ट्रक्चर है, किस तरह से इसका कितना वेट होगा, किस तरह से इसको थिकनेस कितनी होगी, किस तरह की वाइब्रेशन होगी, ये अपने आप में एक साइंस है। और इसके ऊपर बहुत सारी रिसर्च के बाद ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं बनाए जाते हैं। तो 10% जो है वो डिफरेंट और कोई जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है, गोंग यूज़ कर लेते हैं या ट्यूनिंग फोक यूज़ कर लेते हैं। 90% हम लोग सिंगिंग बाउल यूज़ करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ सिंगिंग बाउल्स होते हैं। जैसे हार्ट बाउल होता है, बेली बाउल होता है, यूनिवर्सल बाउल होता है, नी कट बाउल होता है जॉइंट पेन के लिए, सब चीज़ों के लिए। फिर चक्रा बाउल होते हैं। ऐसे तरह से अलग-अलग तरह के नाम दिए गए हैं बाउल्स को, जो डिफरेंट जगह पे काम करते हैं। तो बेसिकली जब स्टार्ट करते हैं सेशन, हम सीधा ऐसे नहीं है साउंड हीलिंग का सेशन स्टार्ट कर देते, चलो आज आपको क्या प्रॉब्लम है, डायबिटीज नहीं। क्योंकि हर एक डिजीज के पीछे कुछ ना कुछ थॉट होता है, कुछ ना कुछ इमोशन होते हैं। सो जो हीलर है, हीलर की सिर्फ क्वालिटी ऐसा नहीं है उसको बाउल को प्ले करना चाहिए, सिर्फ इतनी क्वालिटी नहीं है कि वो उसको प्रोटोकॉल याद है, नो। उसको इंटेंशन कैसे पुट करनी है वो भी आना चाहिए। जो हीलर है वो एक अच्छा काउंसलर होना चाहिए, काउंसलिंग के सारे स्ट्रक्चर उसको पता होना चाहिए। जब क्लाइंट आता है तो उसकी पहले इंटरव्यू होनी चाहिए, आप उससे क्या बात कर रहे हो, आप उसके बारे में पूछते हो। आप पूछते हो ये डिजीज़ कब से शुरू हुई है, तब उस समय आपके इमोशंस कैसे थे, उस समय कोई ट्रॉमा तो नहीं था। फिर थोड़ा बचपन के बारे में पूछते हैं। तो एक हीलर को एक काउंसलर भी होना चाहिए। और ये सब कुछ जो चीज़ें हैं ना, एक कौन होता है, फिर जो सेशन खत्म हो जाता है, उसके बाद अपने क्लाइंट के साथ आप ब्रीफिंग कैसे करते हो, आपको कैसे लगा, आपको कैसा महसूस हुआ, अभी कैसा महसूस हो गया, आप घर जाके क्या-क्या एक्टिविटी करोगे, नेक्स्ट सेशन कैसे प्लान करोगे। वो सब चीज़ें एक आर्ट है और ये एक लर्निंग है। तो जो हमारी वर्कशॉप्स होती हैं साउंड हीलिंग ट्रेनिंग की, 2 दिन की वर्कशॉप होती है, 16 घंटे की वर्कशॉप है। उसमें जो हमारी वर्कबुक है जो कि लगभग 200 पेजेज़ की है, उसमें सब चीज़ें हम लोग सिखाते हैं। अगर आप बोलेंगे सिंपली बाउल को प्ले करना है और आपको प्रोटोकॉल सीखना है, शायद ये आपको कोई भी 1-2 घंटे में सिखा देगा। लेकिन हीलर बनना, एक हीलर की इंटेंशन लेके आना, आपके पास वो हार्ट होना चाहिए, वो हीलिंग देने वाला। मैं हमेशा बोलता हूँ, डॉक्टर लोग एग्ज़ाम करके पास हो जाते हैं, लेकिन हीलर बनने के लिए आपकी इंटेंशन चाहिए और उसकी ब्लेसिंग चाहिए। दुनिया में हर एक आदमी हीलर नहीं बन सकता है। तो अ, ये बिल्कुल सही आपने बोला अभी। अ, ये अलग-अलग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, काम कैसे करते हैं, जैसे क्वेश्चन आपने पूछा। बहुत सारी चीज़ें ये बाउल्स प्ले करते हैं, लेकिन बहुत सारा जो रोल होता है, वो हीलर का भी होता है, जब हीलर हीलिंग दे रहा होता है। तो दोनों चीज़ें इकट्ठे टेंडम में काम करती है, तभी हीलिंग होती है। जी, फरमाइए। अगेन इज इट समथिंग रिलेटेड टू रेकी एनर्जी एज वेल? जैसे आप रेकी देते हैं तो उसके अंदर आपकी हैंड एनर्जीज से देते हैं, क्योंकि जैसे मैं आपके प्रोफाइल के बारे में पढ़ रहा था। अगेन मेरा सेकंड क्वेश्चन आपसे उसी उसी से रिलेटेड होने वाला है, खैर, कि आप एक मेडिकल डॉक्टर है, एक तो आप एमबीबीएस 2-2 है। 3-3 क्वेश्चन इकट्ठे पूछते हो, मैं क्वेश्चन भूल जाता हूँ। अच्छा जब आप चलिए। क्वेश्चन पूछ रहे अच्छा। होते ना, तो अच्छा। मेरे ब्रेन में लग रहा था दूसरा क्वेश्चन क्या था? तो आई आई नॉट अ प्रॉब्लम। तो इस बार मेरा सिंपल एक पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि एमबीबीएस, आप मेडिकल डॉक्टर है, एमबीबीएस किया हुआ है आपने, यू आर डायबिटोलॉजिस्ट, इस फील्ड में आना कैसे हुआ आपका? ये बड़ा इमोशनल क्वेश्चन है। तो कैसे आना होगा? तो मैंने जो अपनी एमबीबीएस है वो गवर्नमेंट रजिंद्रा कॉलेज पटियाला से की हुई है, पंजाब से की हुई है। फिर मैंने एज ए मेडिकल ऑफिसर काम किया, फिर मैंने आगे एज ए डायबिटोलॉजिस्ट काम किया। तो मैं भी एक तरह डॉक्टर की तरह ही था। ये सब कुछ बकवास होता है, कुछ काम नहीं करता, मेडिसिन दो और जाओ, ये ठीक कर देगी, वैसा कर देगी। तो मैं उसी सोच का मालिक था। नेचुरली हमें जो पढ़ाया जाता है हम वही चीज़ करते हैं। यूजुअली हम लोग मेडिकल कॉलेज में जिस तरह की एजुकेशन होती है, जो हमें बताया जाता है, हमें टीचर बताते हैं। और हमारी तो डॉक्टर्स की फैमिली थी। लेकिन प्रॉब्लम जब आपके पास आती है ना, खुद के ऊपर आती है, तब आप अल्टरनेटिव चीज़ हो सोचते हो, यार ये मेडिसिन तो काम करती नहीं। तो क्या काम करेगा? कैसे काम करेगा? और ऐसे कुछ मेरी जो बड़ी बेटी है दिव्यांशा, उसके साथ में हुआ। शी वाज़ कंप्लेनिंग हेडेक, जब वो लगभग 5-6 साल की थी। तो दैट वाज़ सो सीवियर। तो एज़ ए मेडिकल पर्सन, एज़ ए मेडिसिन पर्सन, मैंने उसको सबको दिखाया। उसको मैंने आई सर्जन को दिखाया, उसको मैंने इवन
पीड्स को दिखाया, सबको दिखाया, लेकिन उसका डायग्नोसिस नहीं कर रहा था। देन वन ऑफ माय फ्रेंड इन साल हॉस्पिटल इन अहमदाबाद, तो आई स्टे इन अहमदाबाद, तो मैंने उनको कॉल किया, अपॉइंटमेंट लिया और टाइमिंग लिया, उन्होंने सीटी स्कैन वगैरह किया। तो जब सिटी स्कैन में सॉरी स्कैनिंग में जा रही थी मेरी बेटी, तो मैं प्रेयर कर रहा था, क्योंकि आप डॉक्टर होते हो ना, आप बहुत अलग-अलग चीज़ें सोचते हो, और जो वर्स्ट से वर्स्ट होता है तो आपको लगता है कहीं ऐसा ना हो जाए। तो दिव्यांशा का जो स्फीनोइड साइनस था, दैट वाज़ इन्फेक्टेड। जो हमारे मैक्सिलरी साइनस होते हैं, स्फीनोइड साइनस जो होता है, वो इस एज में कभी इन्फेक्टेड होता ही नहीं है, बच्चों में तो। और दैट इज़ वेरी क्लोज टू आवर आईज़ एंड आवर ब्रेन, एंड इट हैज़ वेरी थिन बोन। तो थिन ओके। बोन की वजह से क्रॉनिक इन्फेक्शन है। अगर आई के अंदर वो स्किन उसको बोन को अगर डिस्ट्रॉय कर देगी तो आई में नुकसान होगा। अगर आपकी पीछे चला जाए तो ब्रेन को नुकसान होगा। तो माय डॉक्टर फ्रेंड टोल्ड मी दैट इसको हमें स्टेरॉइड्स एंड हेवी एंटीबॉडी देनी पड़ेगी। ओके, ठीक है, कोई बात नहीं है, देनी पड़ेगी, क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर आप अ, विश्वास करते हैं, आपने वो दिया। 15 दिन की हमने 15 दिन 15 डेज़ हमने उसको हेवी एंटीबायोटिक और स्टेरॉइड पे रखा। Eventually was okay. Again after 2 months the recurrence was there. So he told that यार हम लोग बार-बार नहीं जा सकते हैं इन द स्टीरॉइड मेडिसिन। जो एडिनॉइड्स हैं, जैसे हमारे टॉन्सिल्स होते हैं वैसे हमारे एडिनॉइड्स होते हैं। दैट्स आल्सो पार्ट ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम। तो वो निकाल देते हैं। तो उसके बाद उसका जो पैसेज है वो क्लियर हो जाएगा और चांसेस आर देयर स्टीरॉइड साइनस से हील हो जाएगा। तो उससे ऐसे मतलब चांसेस आर देयर। तो मैं तो रेडी था। तो घर पे आके डिस्कस किया, वैशाली बोली चांसेस का मतलब क्या होता है? निकालने के बाद चांसेस आर देयर, इट कैन बी देयर। स्पिरोसाइनिक इन्फेक्शन इन्फेक्शन तब भी रहेगी। फिर मेरे कुछ फ्रेंड्स थे दुबई में, यूएई में, उनसे बात की जो ईएनटी सर्जन थे। तो बोले हम तो निकाल देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है और नहीं है। लेकिन वैशाली मेरी वाइफ ने स्टैंड ले लिया। वो बोली तुम डॉक्टर्स का क्या है? आज बोलते हो जैसे काम की नहीं है बॉडी के अंदर, कल को बोलोगे इसका ये काम था। जैसे कि आज चल ही रहा है, आजकल सब कुछ चल ही रहा है। तो गोइंग अंडर नाइफ भगवान ने कुछ दिया है, कुछ सोच के दिया होगा। मैं अपनी बेटी को नाइफ के अंदर नहीं जाने दूँगा। तो उस समय ऐसे बोलो, हमने सिर्फ साउंड हीलिंग ट्राई की, उस समय हमने होम्योपैथी ट्राई की, उस समय हमने कुछ और भी ट्राई किया। बट हम लोग 2 घंटे की ट्रैवल करके एक साउंड हीलर के पास जाते थे। तो वो साउंड हीलिंग देता था, तो दिव्यांशा एकदम रिलैक्स करती थी, उसके बाद एकदम से उसका पेन कम हो जाता था, काफ़ी दिन तक कम रहता था। तो हमने वही उसको जो थेरेपी थी जो कि नॉन इन्वेसिव है, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, तो देना शुरू किया। तो फिर उसी हीलर ने बोला 2 घंटे चल के आते हो। एक और बच्चों को हीलिंग सेशन छोटा होता है, उनके लिए जो वाइब्रेशन है उनको कम दी जाती है। जैसे हम अडल्ट को अगर 1 घंटे का दे रहे हैं, तो बच्चे को हम लोग वही आधे घंटे का 20 मिनट का देंगे। तो जो वाइब्रेशन होगी और जो उसकी डेसिबल्स होंगे, वो भी कम रखेंगे, क्योंकि उनकी सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है, स्किन की भी ज़्यादा होती है और ईयर्स की भी ज़्यादा होती है, और अब्ज़ॉर्बेबिलिटी ज़्यादा ज़्यादा होती है उनकी। तो आप सीख ही लो। तो हमने बोला ठीक है, बढ़िया है, हमें आना नहीं पड़ेगा। तो हमने सीखना शुरू किया, फिर घर पे हम बॉल ले आए पहली बार लाइफ में, तो इससे प्यार हो गया। जैसे आप जो काम करते हो और आपको अच्छा लगता है, तो जैसे वाइफ बेड पे लेटी हुई है, वो उसको प्ले कर रही है। फिर मैंने बोला यार आज तो बहुत थक गया, प्लीज़, जैसे कल की बात ही है, मैंने बोला यार अच्छा सा फ़ील नहीं हो रहा है, आज ना थॉट्स अच्छे नहीं लग रहे हैं, आई एम फीलिंग लो, तो साउंड हीलिंग ले लो। तो हमारे घर में ऐसा है, किसी को पेन होता है हाथ में तो बच्चे बोलते हैं थोड़ी साउंड हीलिंग दे दो। ऐसे बढ़ते स्टार्ट ईमानदारी से हमारा ऐसे ही हुआ था, है ना? तो अभी दिव्यांशा लगभग 13 इयर्स की है, तो शी इज़ गुड। अभी अभी उसको कुछ नहीं हुआ। स्टार्टिंग तो आप इन चीज़ों को मानने लग जाते हो, फिर आप देखते हो यार ये मिरेकल हो गया। जैसे एग्ज़ाम्पल दूँ आपको, मैं एक और एग्ज़ाम्पल दूँ। हमारा एक क्लाइंट था, उसको फाइब्रोसिस, लंग फाइब्रोसिस था। तो बहुत पेन में थी, बहुत पेन। शी वाज़ 62 इयर्स ओल्ड। जब फाइब्रोसिस होता है, लंग आपके श्रिंक कर जाते हैं, आप लेटते हैं, आपको खाँसी आती है, आप सो भी नहीं सकते हैं, और सोते नहीं हो, आपको इनसोम्निया हो गया तो बॉडी और वीक होती है, आपकी इम्यूनिटी लो होती है, और पेन आपका बढ़ता रहता है। हम डॉक्टर क्या करते हैं, उसको पेन किलर देते हैं, स्लीपिंग की पिल्स देते हैं, कुछ खाँसी ना आए उसके लिए मुँह में कुछ रखने को बोलते हैं, वगैरह-वगैरह। तो उन्होंने बोला, उनकी जो डॉटर इन लॉ थी वो हमारी रेगुलर स्टूडेंट थी। स्टूडेंट मतलब हम लोग फ्री मेडिटेशन करते थे, तो उसमें वो आती थी, हर वीक में हम मेडिटेशन करवाते हैं। तो उसमें वो आती थी, तो उसने रिकमेंड किया आप सेशन ले सकते हो, और वो हमारे सेंटर में आकर घर पे ले सकते थे। हमने बोला ठीक है, कोई बात नहीं है। यूजुअली हम करते नहीं थे, लेकिन दे वाज वेरी क्लोज, हमने देना शुरू किया। एंड मैं खुद डॉक्टर हूँ, इतना अमेज्ड हुआ मैं जब उसकी रिपोर्ट आई। जब जैसे उसको साउंड लेते थे, पहले तो आंटी जी को वो सो जाती थी, स्नोर करने लग जाती थी, रिलैक्स करती थी। उसकी पेन की मेडिसिन कम होगी, उसको नींद अच्छी होगी, उसको अच्छा लगने शुरू हो गया, उसकी फीलिंग अच्छी होगी, उसके इमोशंस पॉजिटिव हो गए। एंड जब उसका स्कैन हुआ, डॉक्टर के पास गए वो,
तो आई वाज शॉक्ड, वो फाइब्रोसिस कम नहीं हुआ था, कोई ऐसा मिरेकल नहीं था, लेकिन फाइब्रोसिस बढ़ा नहीं। दैट्स लंग फाइब्रोसिस ए प्रोग्रेसिव डिजीज, बढ़ता है टाइम के साथ में, वो कांस्टेंट हो गया वहीं पे। तो ऐसे मिरेकल्स हमने बहुत देखे, मतलब इसको तो मिरेकल बोलता हूँ। एज ए मेडिकल साइंस ऐसे अगर पूछा बताओ मुझे कैसे काम करता है, आप बोलो अच्छा बताओ लंग फाइब्रोसिस बढ़ा कैसे नहीं है, मुझे नहीं पता। यस साउंड हीलिंग काम करती है, कैसे किस तरह से कहाँ काम किया, किन सेल्स पे काम किया, मैंने अपनी इंटेंशन डाली, मैंने वाइब्रेशन दी, तो उसने अपना काम किया। तो इसकी हमारे रिसर्च पेपर्स हैं हमारे पास, हमने भी रिसर्चेस की हुई हैं, हम अपने सेंटर में भी, जैसे ईईजी होती है वैसे ही हार्ट मैथ का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर हम या ईयर लोब पे लगा देते हैं जब हम ट्रैवल करते हैं, जब ट्रेनिंग देने जाते हैं। हमारे सेंटर में भी ईईजी है, तो वो जो ईयर लोब पे लगाते हैं तो उसकी जो वेव्स हैं वो पूरी लैपटॉप के ऊपर आती है। तो जैसे ही, क्योंकि हम साइंटिफिक पर्सन है, देखना चाहते हैं काम कैसे करता है, मेनली तो हमारा ब्रेन है, वहाँ पे सारे जो हार्मोन्स है, चाहे वो हीलिंग हार्मोन्स हो, चाहे बॉडी कंट्रोल करते हो, वो सारे हमारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी करते हैं, वो सभी यहाँ से होता है हमारे। और इमोशंस जो होते हैं, थॉट्स होते हैं, सब चीज़ें यहीं से होती हैं हमारी। तो सबसे ज़रूरी यही चीज़ है, तो इसको देखा जाएगा इसमें चेंजेस क्या क्या आते हैं। तो वो जो हार्ट मैथ की जो वाइब्रेशन जो है वेव्स हैं, तो उसको देखते हैं। तो जब साउंड हीलिंग शुरू करते हैं उससे पहले होता है वो एकदम से बीटा होती है, और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी जो होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। जैसे ही साउंड हीलिंग को 10 मिनट होते हैं, एकदम उस स्क्रीन के ऊपर मिराकल्स आना शुरू हो जाते हैं। और कितने ही रेकी हीलर्स हमारे पास ऐसे आए हैं जो बोलते हैं हमने 10-10 साल से, या रेकी मास्टर जैसे बोलते हैं 10-10 साल से मेडिटेशन कर रहे थे, लेकिन इस सेशन में जो हमें ध्यान लगा तो वो कमाल का था, वैसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ। जैसे हमारे 3 स्टेजेस होती है, हम जागृत होते हैं, स्वप्न में होते हैं, या सो रहे होते हैं, और फ्रॉड भी उसको कॉन्शियस, अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस बोलता है। लेकिन एक 4th स्टेज होती है जिसको तुरिया स्टेट बोलते हैं। जो तुरिया स्टेट है वो क्या चीज़ है, जब आप डीपली रिलैक्स्ड हैं एंड कॉन्शियस हैं, दैट इज़ वेरी रेयर। डीपली रिलैक्स्ड एंड स्टिल वेरी कॉन्शियस। तो जब हम साउंड हीलिंग देते हैं वी कैन सी दैट तुरिया स्टेट इन द ग्राफ आल्सो, इन द बॉडी आल्सो, इन द एक्सपीरियंस आल्सो। सो दैट जो तुरिया स्टेट है, जब डीप आप हीलिंग हो रही है, तो वो आपकी जो हीलिंग है उसको आगे 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 बढ़ाता है। और आपका क्वेश्चन फिर भूल गया, पहला क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन यही था कि जब आप रेकी हीलिंग की बात करते हैं, यस बहुत सारे यस, लेट लोग मी हैं जो आंसर रेकी दैट। हीलिंग देते हैं। सो लेट मी आंसर दैट। जो रेकी हीलिंग है उसमें मेरे को इतना नॉलेज नहीं है, वैशाली जो मेरे साथ में ट्रेनिंग देती है, मेरी वाइफ है, तो वो रेकी की हीलर है। रेकी में हम हाथ से एनर्जी देते हैं, रेकी में जो ले रहा है उसकी एक्सेप्टेबिलिटी होनी चाहिए, दैट शुड बी रिसीवर। जब तक आप ओपन नहीं होगे तब तक आपके पास हीलिंग भी कैसे आएगी, यू शुड बिलीव दैट, वो सब कुछ चाहिए। लेकिन साउंड हीलिंग में क्या है, आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, आपकी जो वाइब्रेशंस है, आप इसको प्ले करोगे, इसने अपना काम अपने आप करना शुरू कर देना है। लेकिन इसके साथ प्ले करने के साथ में आपके प्रोटोकॉल्स क्या हैं, किस तरह से आप दे रहे हो, और सबसे ज़रूरी चीज़ है आपकी जो इंटेंशंस हैं, दैट आल्सो ट्रेवल। जहाँ पे आपकी इंटेंशन जाएगी वहाँ पे आपकी एनर्जी जाएगी, वहाँ पे हीलिंग होगी। तो ये भी एक सीखने वाली चीज़ है, इंटेंशंस को कैसे आपको वहाँ तक ऑर्गन तक पहुँचाना है। ओके, सो टू तो इट्स मतलब मैं ये नहीं डिफरेंट। बोलूंगा हाँ कंप्लीटली वैसा नहीं है, बट मे बी बट समवॉट वैसा है, क्योंकि वहां पे भी इंटेंशंस की कहीं ना कहीं हमारी बात हो ही रही एनर्जी, होती है। बट एनर्जी हीलिंग काइंड ऑफ, यू कैन से दैट, यू कैन से जब इंटेंशन वाला पार्ट है यू कैन से सिमिलरिटी इज देयर। राइट, सो इसके साथ डूज एंड डोंट्स क्या हैं, कुछ मतलब इस तरीके का भी है या, क्योंकि आपने बोला कि कोई भी एक स्वस्थ इंसान भी हीलिंग ले सकता है, तो वो हीलिंग लेने के लिए आता है तो वहां पर मतलब क्या उसके अंदर क्या चेंजेस आ रहे होते हैं, दैट इज वन, व्हाई एनी लाइक कंप्लीटली नॉर्मल पर्सन जो उसको कोई किसी भी तरीके का रोग नहीं है वो क्यों आएगा किसी भी हीलिंग सेंटर के ऊपर, दैट इज वन। टू, क्या इसके डूज एंड डोंट्स क्या हैं? डूज डोंट्स तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन 2 कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं जिनको साउंड हीलिंग नहीं लेनी चाहिए, या हम लोग बोलते हैं हिस्ट्री में लेते हैं। तो फर्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन इज अ पेसमेकर। ओके, तो जिन लोगों को पेसमेकर लगा हुआ है उनको साउंड हीलिंग नहीं लेनी चाहिए। दूसरा जो है डायरेक्ट फुट के ऊपर और बॉडी के ऊपर, या वेरी क्लोज जो प्रेग्नेंट वोमेन है उनको नहीं लेना चाहिए। ये 2 कॉन्ट्राइंडिकेशन इंडिकेशन है। डूज एंड डोंट्स में अभी ऐसा बोल सकते हैं, ये जो आपका बच्चे हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, उनको कितना साउंड देना है, कितने समय के लिए देना है, ये कुछ प्रिकॉशंस या नॉलेज की बात कर सकते हैं आप।
Otherwise, there is no do's and don'ts for the person. Anyone can take the sound healing, चाहे वो अपने हेल्दी है चाहे अनहेल्दी है। दूसरा जब क्वेश्चन है कोई भी हेल्दी पर्सन है वो साउंड हीलिंग लेने क्यों आएगा या उसको साउंड हीलिंग की जरूरत क्या है? तो बीइंग ए साउंड हीलर मैं इसका आंसर दे सकता हूँ। तो आप कैसे चाहते हैं भवन जी मैं बीइंग ए साउंड हीलर आंसर दूं या एज एक्सपीरियंस पर्सन है जो साउंड हीलिंग देता है या एक्सपीरियंस करता है उस वैसे आंसर दूं? से या आई एम अ नॉर्मल पर्सन राइट नाउ, मुझे अभी तक एटलीस्ट कोई भी ऐसा डिजीज एटलीस्ट डायग्नोस नहीं हुआ है। इन केस अगर अंदर हो तो कह नहीं सकता हूं मैं, पर डायग्नोसिस नहीं हुआ है ऐसे किसी डिजीज का। व्हाई वुड आई कम टू यू, यू नो, फॉर अ हीलिंग? I मुझे I इसका got the आंसर, question. I completely तो got the answer. आप Let me give तो the answer आप in एज अ both the हीलर ways. देना चाहें या एज अ पर्सन देना चाहें जो कि एज अ थर्ड पर्सन ऑब्जर्व एक्सपीरियंस करता में रहा है और लोगों को, राइट? तो विच पहले एवर मैं वे एज ए इट सूट्स थर्ड यू। दोनों तरह से देता हूँ मैं बिकॉज बहुत आप ईमानदारी से क्वेश्चन पूछ रहे हैं बड़ी ईमानदारी से आंसर दूंगा। एज ए हीलर अगर मैं देखूं तो जो हेल्दी पर्सन होते हैं वो बहुत कम होते हैं जो हीलिंग चाहते हैं। क्योंकि लाइफ में देखा होगा आदमी को जो कुछ प्रॉब्लम जब आती है थोड़ा फील करता है स्ट्रेस है आई कांट मैनेज दिस तभी वो दूसरे के पास जाता है। एज ए एज ए एक्सपीरियंस पर्सन हमारे पास जो 95% जो क्लाइंट्स आते हैं दे आर सफरिंग फ्रॉम समथिंग डिजीज से या डिप्रेशन से एंग्जाइटी से स्ट्रेस से या कुछ और। जैसे नॉर्मल पर्सन है उनको एक बार किसी ने बता दिया साउंड हीलिंग मेडिटेशन हो रही है तो मेडिटेशन में आना ज़्यादा पसंद करते हैं। ग्रुप में आ गए ग्रुप में थोड़ा सा अलग ढंग से वो मेडिटेशन कर ली और कर ली वो बोलते हैं यार ये पूरा सेशन हमने क्यों लेना हम तो एकदम से सही है। तो एज एक्सपीरियंस पर्सन मैं ये बोलता हूँ जो हेल्दी पर्सन है दे डोंट गो टू द हीलर्स दे थिंक दैट हमें चाहिए क्यों है। ये तो जैसे बोलता नहीं जवान होता है तो बोलता है यार जवान में थोड़ी कोई मंदिर गुरुद्वारा जाएगा जब उम्र आएगी तब चैरिटी कर लेंगे जब कुछ होगा तो फिर कर लेंगे वैसी साइकोलॉजी वाली बात है। अब एज ए हीलर अगर मैं बोलूँ आपको एक्सपीरियंस वाली बात चलेगी क्यों जाना चाहिए? क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर हमारे माइंड के अंदर हमारे इमोशंस के अंदर हमारी स्पिरिचुअलिटी के अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चीजें होती हैं जब इस जगह से इस जगह जा सकते हैं अब जा सकते हैं। हम अपने माइंड में हमारे इमोशंस में हमारी पीस में हम अब जा सकते हैं। राइट नाउ हमें लगता है हमें कुछ नहीं चाहिए लेकिन इसके भी आगे एक मुकाम इसके आगे भी एक मुकाम इसके आगे एक मुकाम और है और आखिरी में एक मुकाम और है जिसको हम बोलते हैं मुझे निर्वाणा चाहिए। क्योंकि हर सो देयर मुकाम इज के अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट बेसिकली, ऐसा माना जाए। ऑलवेज आपके इमोशंस के अंदर आपकी सेल्फ कंसेप्ट के अंदर आपके जो अपने खुद की जो क्वेश्चंस हैं बहुत सारे ऐसी चीजें होती हैं पवन जी बचपन में हम उनको सप्रेस कर देते हैं और हमें पता भी नहीं होता एंड व्हेन वी गो टू द राइट। हीलर वो उस समय बस्ट होती है और हमें पता भी नहीं होता यार ये ऐसे दबी पड़ी हुई थी और इसका रीजन ये था यार ये मेरा इमोशन था बिकॉज ऑफ दिस इमोशन मैंने अपनी पूरी फैमिली खराब कर ली थी। सिर्फ जो हम हेल्थ बोलते हैं ना हम हेल्थ को बहुत शॉर्ट टर्म बोलते हैं फिजिकल हेल्थ नहीं। हमारे इमोशंस जो फर्क डालते हैं हमारी फैमिली के ऊपर हमारी कम्युनिकेशन के ऊपर हमारे बीइंग के ऊपर। आप दुनिया को बाकी लोगों को किस तरह से देखते हैं क्या आप उनको एक प्यार से देखते हैं एज ए ह्यूमन बीइंग देखते हैं यू फील लाइक यू आर कनेक्टेड विद देम। दीज आर द वाइब्रेशंस। राइट राइट। नाउ मैंने आपसे अभी बात किया लगभग आधा घंटा पौना घंटा तो देयर इज सम फीलिंग देयर इज सम इमोशंस देयर आर सम वाइब्रेशंस। ये हर कोई इंसान नहीं फील कर सकता ना ही कोई एक्सपीरियंस कर सकता है। दीज थिंग्स आर समथिंग इस मुकाम के बाद और भी मुकाम है इस आसमान के आगे और आसमान भी है। तो एज ए जो हेल्दी पर्सन है नेक्स्ट मुकाम तक जाने के लिए पता नहीं कौन सा होगा उसका। तो हम जब काउंसलिंग करते हैं शुरू वाला सेशन हम इसलिए अपना जो डिजाइन है ना जो हीलिंग सेशन है उसको इस तरह से नहीं है सिर्फ हीलिंग दिया उसको पहले प्री सेशन होता है। देन प्री सेशन के बाद हम ब्रीफिंग लेते हैं उसकी हिस्ट्री लेते हैं। पहले सेशन में 15 या 20 मिनट का इंट्रोडक्शन टू साउंड देते हैं उसको साउंड देते हैं एक तरह से एक सेशन लेते हैं 10-15 या 20 मिनट का। तो देखते हैं साउंड का कैसे रिएक्ट कर रहा है क्या उसके इमोशंस आ रहे हैं कैसे वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं। जो उसकी हीलिंग स्टार्ट होती है या जैसे हम प्लान करते हैं दोनों मिलके प्लान करते हैं इट्स नॉट जस्ट हीलर वो बोलता है आई नो द बेस्ट। तो दोनों मिलके जो प्लान करते हैं सेशन नेक्स्ट सेशन तो तब शुरू होता है कि हाँ हमारा टारगेट क्या है हम सेशन क्यों देना चाहते हैं हम किस मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं किस किस जगह को एड्रेस करना चाहते हैं। फिर हम उसकी ब्रीफिंग करते हैं फिर एंड करते हैं हर बार जो जो चीज़ें आती हैं उसके एक्सपीरियंसेस हैं आपके खुद के एक्सपीरियंस है ऑब्जर्वेशन है आप अपनी डायरी में नोट करते हो जो आपने फाइल बनाई होती है। तो वो हर जो क्लाइंट है उसकी फाइल बनती है तो इसी से कंटिन्यूस प्रोसेस। हम हीलिंग वगैरह सबसे भी बाउल का एक सेशन दिया और दिया इससे कंटिन्यूस प्रोसेस जिसके अंदर एक आप दोनों मिलके एक गोल को अचीव करने के लिए प्लान करते हैं। सो यस हेल्दी पर्सन को भी करना चाहिए। ये एक हीलर का आंसर था पहले वाला एक एक्सपीरियंस पर्सन का आंसर था।
सो लोग आज की डेट में इसको कैसे देख रहे हैं, लाइक जैसे मैं मेडिकल साइंस की बात करूंगा, उसमें हर वक्त तरक्की हो रही है, और वो तरक्की कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के पास में जब आप जाते हैं तो वो नए नए टेस्ट जो होते हैं, जो कि आपके अंदर के ना जाने कितने छुपे हुए हिडन डिजीजेस को डायग्नोस करने के अंदर आपकी हेल्प करते हैं, उससे पता लगता है कि नहीं नहीं, मेडिकल साइंस ने बहुत प्रोग्रेस कर ली है। ओके, एंड देन हमारे कहीं ना कहीं जो रिसेप्टिबिलिटी है, हम जो उसको एक्सेप्ट कर पाते हैं बहुत आसानी से कर पाते हैं, नहीं हम जाएंगे, वो ज्यादा अच्छा डॉक्टर है, उसका नाम ज्यादा है, वो ज्यादा मशीन यूज करता है, उसके पास में ज्यादा टेस्ट कराने का नॉलेज है। तो जब हम साउंड हीलिंग की बात करते हैं, क्या लोग इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, लाइक आर पीपल कमिंग टू यू गाइज एंड देन कई बोल रहे हैं कि नहीं, हमें हीलिंग के लिए हम साउंड हीलिंग पे ही डिपेंडेंट होना चाहते हैं, या हम करवाना चाहते हैं, एंड देन वी डू नॉट बिलीव इन जो आज का हमारा गॉट दैट। मेडिकल साइंस है उसके ऊपर। पहले तो मैं बहुत हंसा आज आपका क्वेश्चन सुन के, क्योंकि हम ऐसे ही सोचते हैं, सभी लोग ऐसे ही सोचते हैं मेडिकल साइंस जो है तरक्की कर रही है। तो क्या बोलूँ मैं, हमारे पेशेंट आते हैं बहुत सारे, तो उनको बोलते हैं ये आपके लिए हम और क्या कर सकते हैं, तो वो बोलते हैं सर आप हमारे डिजीज का केयर कर लो, अपनी हेल्थ के लिए हमारे पास कोई अलग बंदा है। सो डॉक्टर्स को अभी जो कम्युनिटी है, जहाँ हमारा वर्ल्ड है, उस तरह देखता है टू टेक केयर ऑफ द डिजीज, लेकिन जो हमारा हेल्थ पार्ट है, देयर इज समथिंग, क्योंकि डॉक्टर क्या कर रहा है, वो आज तक सिर्फ डिजीज को हील कर रहा है, इस डिजीज को हील कर दे। वो देखते क्या है, डायबिटीज है तो डायबिटीज की मेडिसिन दे दी, अगर आपका लीवर की कुछ प्रॉब्लम है तो लीवर का कुछ दे दिया, आपके हार्ट की प्रॉब्लम है तो बीपी की प्रॉब्लम है तो अलग मेडिसिन दे दी है। तो आज के जो लोग हैं ना, वो बहुत समझदार हो गए हैं, शायद कोरोना के बाद ज़्यादा समझदार हो गए, इतने वीडियोस देख लिए, इतना कुछ वेबिनार्स अटेंड कर लिए हैं, तो लोग ये बात समझ गए हैं भी हमें जब तक होलिस्टिकली हम नहीं करेंगे, अगर डायबिटीज है वो हमारे एक इंसुलिन रेजिस्टेंस की नहीं है, तो वो कहीं इमोशनल डिजीज है हमारी, वो हमारी किसी और चीज़ से रिलेटेड है। अभी तो जो मेडिसिन कंपनीज है ना, उन्हें चुपके से, आपको बता दूं मैं, चुपके से अपने जो डिस्क्रिप्शन है वो चेंज कर दी। पहले वो लिखते थे दिस विल हील, दिस विल ट्रीट योर डायबिटीज, इतना आपका एचबी इस चेंज हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। अभी उन्होंने चुपके से, जो फेमस यूएस के कंपनीज हैं, उन्होंने ऐसा लिखना शुरू कर दिया, मेडिसिन इज ओनली इफेक्टिव इफ यू आर टेकिंग केयर ऑफ योर डाइट एंड एक्सरसाइज। ओह, ओके। लिखना शुरू कर दिया, डिस्क्रिप्शन पढ़ना कभी आराम से। तो मेडिकल साइंस जो है वो तरक्की कर रही है। यस, मेडिकल साइंस में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं, नई मेडिसिन आ रही हैं, बट जब तक मेडिकल साइंस, जब कोई भी थेरेपी जो है वो होलिस्टिकली ह्यूमंस को ह्यूमंस नहीं सोचेगी। किसी को डायबिटीज सिर्फ डॉक्टर अगर बोलेगा मैं इसको मेडिसिन देकर ठीक कर दूंगा, नहीं, उसके पास आज की डेट में एक योगा इंस्ट्रक्टर भी होना चाहिए, या एक ऐसा आयुर्वेदिक का पर्सन होना चाहिए जो उसको बता सके, उसके पास ऐसा एक काउंसलर भी होना चाहिए जो उसकी इमोशनल ट्रीटमेंट कर सके, तो ये होलिस्टिकली उस बंदे को हील कर सकते हैं। वो सारा कुछ नहीं कर सकता, उसके पास एक डाइटिशियन भी होना चाहिए, राइट, उसके पास एक बंदा ऐसा होना चाहिए जो उसके रेगुलर कम्युनिकेशन कर सके, फॉलो अप ले सके। सो ये चीज़ें जो है होलिस्टिकली हमें इस तरफ पढ़ना है, हमें नए नए इंस्ट्रूमेंट की जरूरत नहीं है, हमें नई नई मेडिसिन की जरूरत नहीं है, हमें होलिस्टिकली इस तरह की चीज़ों को क्रिएट करना पड़ेगा, बिलीव करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो था उसको मैं बहुत हंसा था, अभी मेडिकल साइंस जो तरक्की कर रही है, बहुत ऊपर चली गई है, नए नए डायग्नोस्टिक टूल आ गए हैं, तो मैं इसको विश्वास नहीं करता हूँ। ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है, राइट, एंड डॉक्टर नो द बेस्ट एंड डॉक्टर कैन हील ओनली ट्रीट, ये वाला एक परसेप्शन है। और बेसिकली डॉक्टर्स को भी, हमें भी मेडिकल स्कूल के अंदर जो पढ़ाया जाता है, दैट इज आल्सो स्पॉन्सर्ड बाय दैट बिग फार्मा कंपनीज। हमें क्या पढ़ाया जाएगा, डॉक्टर्स को क्या नहीं पढ़ाया जाएगा, जो कॉन्फ्रेंसेस होती है हमारी, दैट्स आल्सो स्पॉन्सर्ड बाय द मेडिसिन कंपनीज। सो जब आप उस जगह पे होते हो, उस जगह पे आपको उस जगह का समझ नहीं आता, जब उसको बाहर निकल के ऑब्जेक्टिवली देखते हो, तब उसको आप राइट ढंग में देख सकते हो। मैं ये नहीं बोलता हूँ कोई भी जो पद्धति है, चाहे वो एलोपैथी है, होम्योपैथी है, वो गलत है। इमरजेंसी के लिए एलोपैथी से बेटर कोई भी मेडिसिन नहीं है, नो वन कैन मैच। लेकिन जब क्रॉनिक डिजीज के लिए आता है, तो एलोपैथी इज नॉट द फर्स्ट ऑप्शन। सो ये जो हीलिंग बाउल्स हैं, सिंगिंग बाउल्स हैं, या बाकी जो साउंड हीलिंग है, इसकी एक्सेप्टेंस लोगों में बढ़ रही है, कितनी हो रही है, कम हो रही है, उसके बारे में बताता हूँ। जैसे कि हिस्ट्री थोड़ा बता दूँ इसको, तो हम आज के डेट में आ जाएंगे, क्योंकि जब तक हम प्रेजेंट को प्रेजेंट की तरह देखेंगे ना, तो नहीं देख पाएंगे। उसकी हिस्ट्री को देखना बहुत जरूरी है। राइट। जैसे कि योगा इंडिया में स्टार्ट हुआ, यूएस से उसको ले गया,
योग निद्रा हमने शुरू किया, उन्होंने प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन बना के पूरा यूरोप और अमेरिका को पागल कर दिया। प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन, प्रोग्रेसिव, अरे योग निद्रा होता है वो, हम लोगों ने शुरू किया, लेकिन हम वैल्यू नहीं करते हैं उस चीज़ की, उसको फ्री में समझते हैं, तो वो उस चीज़ को ही बहुत बड़ा, हम लोगों ने माइंडफुलनेस बुद्धिस्ट थेरेपी निकाली, उन्होंने माइंडफुलनेस बेस्ड कॉग्निटिव थेरेपी बना दी 6 वीक्स की, और उसको 1.5-2 लाख की वो थेरेपी करा रहे हैं। वैसे ही जो सिंगिंग बॉल्स हैं, इसकी जो हिस्ट्री है वो 600 बीसी से शुरू होती है। ये ओके। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज के अंदर सब जगह पे हीलिंग के लिए, मेडिटेशन के लिए बहुत जगह पे इसको यूज़ करते थे। लेकिन जैसे-जैसे लोग अवेयर होते गए मेडिसिन के बारे में, जब अलग-अलग चीज़ों के बारे में, जहाँ बेसिकली स्मॉल ग्रुप के पास ये नॉलेज थी। लेकिन जो वेस्टर्न पीपल है उसके लिए मैं बोलना चाहता हूँ, वो बहुत कमिटेड है इस चीज़ के बारे में। हम इतनी वैल्यू नहीं करते हैं, लेकिन वेस्टर्न ने इंडिया में आके जो यहाँ के नगेट्स लेके गए हैं, यहाँ की जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ जो उनको लगा यार ये तो राख के बाद मिट्टी के बाद रखा हुआ है, उनको लेके गए हैं कमाल। तो बेसिकली जर्मन्स एंड यूएसए के पर्सन जैसे कि पीटर हेस हो गया, फिर आपका जॉनथन गोल्डमैन हो गया, 1980s में इन लोगों ने साउंड हीलिंग के ऊपर रिसर्च करनी शुरू की, इन लोगों ने बात करनी शुरू की, सीखना शुरू किया, और इनमें से कुछ और लोग थे जो बुद्धिस्ट मोनेस्ट्रीज में गए और वहां से उन्होंने ओके। सीखा, और उन्हें बताया अपने जो पूरा ट्रेवलॉग है, उनका एक्सपीरियंस है, उन्होंने बुक्स के अंदर डाला भी किस तरह से उसको हीलिंग करते हैं, किस तरह से ये बाहर की दुनिया से इसको दूर रखते हैं, बात ही नहीं करते हैं। तो पूरा इस तरह से उन्होंने इस चीज़ को बताया। 1980s में ही वेस्ट पार्ट में स्टार्ट हुआ, तो वहाँ बहुत ज़्यादा फेमस हुआ। वहाँ पे तो साउंड हीलिंग स्टूडियोज़ बने हुए हैं, गोंग बाथ्स के लिए बड़े-बड़े हॉल्स बने हुए हैं, यहाँ पे 100-100 150 लोग इकट्ठे साउंड हीलिंग लेते हैं, और वहाँ पे कम से कम 20-25 लोग जो हैं वो गोंग्स को या सिंगिंग बॉल को अलग-अलग ढंग से प्ले करते हैं। अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में लगभग 2010-15 से इस चीज़ के बारे में शुरुआत हुई है। और जो ओके। शुरुआत की है वो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको साइंस का या वैसा नहीं है, सिर्फ गोंग प्ले किया। शुरुआत में ये लोग थे, वो लोग जो नेपाल में सिंगिंग बॉल बेसिकली बनने शुरू हुए थे, काठमांडू काठमांडू में और जगह पे। वहाँ पे क्या नीचे बॉल्स बन रहे हैं, वही बॉल मतलब सेल हो रहे हैं, ऊपर बोलते हैं कैसे प्ले करना है, 1 घंटे का वो प्ले करना सिखा देते हैं, और इस तरह से साउंड हीलिंग आगे-आगे बढ़ना शुरू हुआ। लेकिन जैसे-जैसे चीज़ें आगे बढ़ी हैं 2015 के बाद, तो बहुत सारे साइंटिफिक लोग हैं, वो इसमें आ गए हैं। स्पेशली जैसे डॉक्टर दीपक चोपड़ा हैं, बाकी लोग हैं, और उससे पहले भी। उन लोगों ने इस चीज़ की वैल्यू को समझा, रिसर्च करनी शुरू की। बाउल कैसा होना चाहिए, थिकनेस कैसी होनी चाहिए, वाइब्रेशन कैसी होनी चाहिए, प्रोटोकॉल कैसे होने चाहिए। तो किस क उन्होंने प्रॉपर स्टडी ग्रुप किया। तो इसकी जो हीलिंग प्रोसेस था वो वेल डॉक्यूमेंटेड होने लग गया, वेल रिसर्च होने लग गया, एक्सेप्टेंस होने लग गया। अब धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जो सिंगिंग बाउल है या साउंड हीलिंग है, इसकी एक्सेप्टेंस बहुत बढ़ गई है। इसका साउंड साइड इफेक्ट नहीं है, क्वांटम हीलिंग होती है, इसको पता है आपको कहाँ हीलिंग करनी है, और जो लोग बोलते हैं उसका रिजल्ट्स बता रहे हैं वो लोग। कैंसर पेशेंट में ओके। कैसा फ़र्क पड़ गया, डायबिटीज़ इतनी जल्दी रिवर्स हो गई, हाइपरटेंशन आपका ठीक हो गया, स्ट्रेस है, स्ट्रेस तो आपका मतलब 2-3 में ठीक हो गया। आपका डिप्रेशन के क्रोनिक डिप्रेशन के पेशेंट है, वो 6-7 सेशन के अंदर ठीक हो रहे हैं। जो मेडिसिन्स हैं डॉक्टर बोलते हैं हम लोग, मैं भी उनमें से एक ही हूँ। डायबिटीज़ हो गया भाई साहब, आपको पूरी ज़िंदगी गोली खानी पड़ेगी, तो लग गई है। हाइपरटेंशन हो गया, कहाँ से ये बीमारी ले ली, आपको पूरी ज़िंदगी लेनी पड़ेगी। नो माय डियर, ऐसा नहीं है। ये चीज़ें जो है रिवर्सिबल है, ये चीज़ चेंज होती है। इस बारे में हमने बहुत देर इस चीज़ को छुपा के रखा, अभी लोग जानने लग गए हैं। तो इसीलिए लोग बोलते हैं आप हमें डिज़ीज़ का केयर करो, हेल्थ के लिए अपने अलग लोग हैं। तो साउंड हीलिंग की एक्सेप्टेंस लोगों में बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोग सीखना चाहते हैं, बहुत सारे लोग एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लेकिन मैं यहाँ एक बात बोलना चाहूँगा, हम हर चीज़ को अगर वैल्यू नहीं करेंगे ना, तो वो चीज़ उसी लेवल पे चली जाएगी। इसलिए हम अपने जो हीलर्स हैं जिनको हम ट्रेनिंग देते हैं, तो उनको हमेशा बोलते हैं दीज़ आर डिवाइन इंस्ट्रूमेंट्स, ये ज इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं, इनको किस तरह से आपको रिस्पेक्ट देना है, किस तरह एक मंदिर की तरह रखना है, और उसी तरह से आप हीलिंग जब देते हो, तो आपको उसकी वैल्यू करनी है, और उसकी वैल्यू जो एनर्जी है, वो आपकी एनर्जी दे रहे हो, टाइम दे रहे हो, उसका एनर्जी एक्सचेंज भी आपको लेना है। तो लोगों में एक्सेप्टेंस बढ़ रही है बहुत ज़्यादा। हमारे जो सेशंस हैं वो फुल जाते हैं, बहुत बार लोगों को मना करना पड़ता है कि हमारा जो ग्रुप है, बैच है, फुल हो गया। तो आने वाला समय तो बहुत बढ़ेगा जी, आई एम वेरी होपफुल। सो ऑफ कोर्स हम लोग अब एंड की तरफ हैं ऑफ कोर्स इस पॉडकास्ट के, और लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे है, अ, मंदिर में जो घंटी लगी होती है, उसका उसका क्या लगाने का रीज़न यही था कि जो भी मंदिर में रहे
वो वहां पर किसी ना किसी तरीके से हील होकर जाए। सिर्फ मंदिर में नहीं, एक चीज और नोट करना, जितने मेरे दोस्त सुनेंगे इस पॉडकास्ट को बाद में, किसी भी रिलीजन में साउंड रहती है। फॉर एग्जाम्पल सिखिज्म में जब भी गुरु ग्रंथ साहब मूव करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो सबसे पहले पानी का छिड़काव होता है, उसके बाद एक बेल होती है, एक बेल बजाता हो जाता है, दैट इज अ राइट, साउंड। राइट। वो जो नेगेटिविटी है, जो एनर्जीज हैं, उसको सेंड कर रहे होते हैं। वो सिंपली प्ले करते हैं। शुरू में इसका पॉजिटिव ढंग से स्टार्ट किया होगा, पता होगा क्यों पानी छिड़क रहे हैं, क्यों साउंड हम वहाँ पे प्ले कर रहे हैं। तो मंदिर में जाते हैं, मंदिर में भी ऐसे घंटा होता है, आप ऊपर होता है, और किसी ने अगर घर का गृह प्रवेश कराया हो, उस समय पूजा की हो, तो पंडित जी होंगे, जहाँ जो सिखिज्म में ग्रंथी है, या बाकी रिलीजन में है, चाहे बुद्धिज्म में तो होते होता है, वो लोग हर एक रूम में जाएंगे, हर एक रूम में जाके वो बेल को प्ले करेंगे। तो और क्या है, साउंड हीलिंग ही तो है। वो जो कर रहे हैं वो स्पेस हीलिंग कर रहे हैं। एक हमारा प्रोटोकॉल होता है साउंड हीलिंग में, उसको बोलते हैं स्पेस क्लींजिंग। जैसे हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, वो अलग अलग, जिसको दिल करता है, कोई स्पेशलाइज कर लेते हैं, उनके पास किसी के पास हार्ट के, डायबिटीज के पेशेंट आने शुरू हो जाते हैं, किसी कैंसर के पेशेंट आते हैं। एक हमारी स्टूडेंट है, शी डज ओनली स्पेस हीलिंग। ओके। तो शी इज वर्किंग इन द कॉर्पोरेट सेक्टर। तो सिर्फ और सिर्फ उसको सैटरडे संडे, हर संडे उसको किसी चीज के लिए लोग बुलाते हैं, भी करो, एंड शी चार्जेस फॉर दैट ऑफ कोर्स। तो अमेजिंग, वो 2-3 घंटे का पूरा उसने प्रोटोकॉल बनाया हुआ है, तो वो करती है और उसके अमेजिंग रिजल्ट्स आते हैं। तो यस, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। भी क्या, घंटी, बाकी चीजें, जहाँ भी साउंड यूज करते हैं, आप देखना अपने आसपास। आज के बाद जो दोस्त सुन रहे होंगे पॉडकास्ट को, आपके आसपास ऐसे बहुत सारी साउंड्स हैं जो हीलिंग के लिए बनी हुई हैं, हम उनको सुनते नहीं हैं, तो वो भी पर्पस से बनी हुई है। इस मंदिर में तो, गुरुद्वारा में, चर्च में, हर जगह पे आपको ये साउंड मिलेगी मिलेगी। हम ध्यान नहीं दिया, आज से बात ध्यान देना, जितने भी रिलीजन है आपको हर जगह साउंड मिलेगी। और लास्ट में मैं दोस्तों को बताना चाहता हूँ, हमारा जो ट्रेनिंग सेशन होता है साउंड हीलिंग का, वो 2 दिन का होता है। नेक्स्ट सेशन जो हो रहा है वो 7 एंड 8 ऑफ अक्टूबर बेंगलोर में, पिरामिड वैली में हो रहा है। और उसके लिए अगर आप हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो नंबर जो है वो स्क्रीन के ऊपर है, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए। हर महीने डिफरेंट सिटीज़ में हमारा ये सेशन होता है, और एक मेडिटेशन सेंटर के ऊपर हम इसको प्लान करते हैं, जो हम मैक्सिमम अपने स्टूडेंट्स लेते हैं। 20 लोगों का एक बैच होता है, इससे ज़्यादा हम स्टूडेंट्स नहीं लेते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो मुंबई मुंबई में है, नवंबर में, दिसंबर में अहमदाबाद में है, और जनवरी में दुबई में है। सो ऑल आर ग्रेट। इनवाइटेड टू अटेंड दैट सेशन। 2 मिनट के लिए आप इसको अपने ऑडियंस के लिए प्ले करें। इलेक्ट्रॉनिकली आई डोंट नो हाउ मच साउंड यू कैन हियर, बट आई विल सेंड यू हीलिंग एंड लव वाइब्रेशंस टू ऑल ऑफ यू। आप सुनना शुरू कर रहे हैं तो अपनी आंखें बंद कर लें, और जस्ट लिसन द साउंड एंड एक्सपीरियंस द वाइब्रेशंस। Very slowly you can open your eyes. So thank you पवन जी, मेरे को ये अपॉर्चुनिटी थैंक यू देने का, सो बात करने मच। का। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं लेट मी जस्ट टेल यू इवन अबाउट द एक्सपीरियंस एज वेल। ओह, सो ये लेस देन अ मिनट था, बट नो डाउट अबाउट दिस, ये आपको ट्रांस में डेफिनेटली ले जा सकता है, ये तो मैं बोल सकता हूँ। रीजन क्योंकि ये सुपर। 1 मिनट के अंदर भी आपका ध्यान इधर उधर नहीं हो रहा, वो इट इज एंकर टू द साउंड, इट इज एंकर टू द वाइब्रेशंस। सो थैंक यू सो वेरी मच। Thank you. Thank you very much. लवली Let me सेशन विद यू। compliment you also. That was an amazing session. Your questions were really, really amazing. And
बी इन टच, थैंक यू वेरी मच एंड गुड डे, खुश रहिए। श्योर, थैंक यू, श्योर। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू, सो थैंक यू, मच। थैंक यू। थैंक यू।